शुरू करते हैं। चैप्टर 3 को हमने आज एंड करना है। मुझे ये बताओ, कभी घर में कुछ खाने के लिए बनाया? कभी कुकिंग की हो? क्या की है? राइस। कौन से राइस? ये सिंपल राइस। रेसिपी यूट्यूब से देखी मैंने। वही, चलो एक चाय की रेसिपी और एक चावलों की रेसिपी हमारे पास है। चाय किस तरह बनती है? दूध पत्ती चीनी। हाँ, हौसला। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पानी गर्म करते हैं। सबसे पहले हमने वाटर गर्म करना है। हॉट जी। हॉट करें, ऐसे लिखो। अच्छा, उसके बाद पत्ती डालेंगे उसमें। कितनी डालेंगे पत्ती? जितनी बनानी है चाय उसके हिसाब से। टी लीव्स या ब्लैक मार्कर और पकड़ना, कोई और पकड़ो ब्लैक मार्कर। उसके बाद दूध, मिल्क। ये गाय का, भैंस का या बकरी का या ऊँटनी का? भैंस का, ठीक है। डब्बे वाला या बगैर डब्बे के? बगैर डब्बे वाला हो, ठीक है। कढ़ाई वाला या पतीले वाला? केमिकल वाला या बगैर केमिकल के? अच्छा, पानी वाला या बगैर पानी के? ये अल्लाह जानता है। चल, गवाले वाला या खुद भैंस की? अच्छा, आगे बताओ। आगे चीनी, इलायची भी डालते हो? जी। अच्छा, उसके बाद आगे इलायची। तो एक कप कितने का मिलता है? एक कप अगर आप बनाओ हमारे लिए तो कितने का दोगे इसी सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए? आप आ रहे हैं हॉस्टल, आपको खरीदना। तो बंदा बना के थर्मस में ले आता यार उसको। शरास पानी का कहना। अच्छा, तो आपने कहा कि ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि चाय बनाने के काम आती हैं। आपके चावल कैसे बनते हैं? ऑयल डालना। सबसे पहले आपने ऑयल डालना, ऑयल, फिर फिर ऑनियन, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राउन हो जाएंगे तो पानी डाल देना 1 कप। उसको कैसे लिखूं? चलो हम खाली पानी लिख लेते हैं। वाटर। और तो उसके बाद फिर सारे वो स्पाइसेस जाएंगे, सारे मसाले जाएंगे। ठीक है, स्पाइसेस। उसके बाद फिर चावल, पानी, फिर राइस। फिर दोबारा से पानी डालना है? फिर पानी जब उबल सूख जाए, बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, फिर राइस डाल देना है। ठीक है। फिर बस उसमें दम दे देना। हाँ जी, ठीक है, दम दे देना। इन दोनों ने एक गलती की है जो आपकी किताब ने भी की है। हाँ, ना आपने बताया कि सर गैस ऑन करेंगे, ना आपने बताया कि चूल्हा जलाएंगे। किताब ने भी एग्जैक्टली यही गलती की है। हैकर की बुक कहती है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो है एसेंशियल्स ऑफ मेकिंग टी। ये सारे स्टेप्स साथ क्या लिखा है? एसेंशियल्स ऑफ मेकिंग राइस, यानी ये सारे स्टेप्स करेंगे फिर क्या बनेंगे? राइस। ये सब स्टेप्स करूंगा तो क्या बनेगा? चाय। तो ये सारे स्टेप्स करेंगे फिर क्या बनेगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? देयर शुड बी फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज। कल पढ़ा था। साउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड ना हो, वो तो कॉम्पिटेंस में आता है। फ्री कॉन्सेंट कुछ और है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जिस तरह भी आप लोगों ने कर दिया था। फ्री कॉन्सेंट और कॉम्पिटेंसी में फ़र्क है। फ्री कॉन्सेंट इस कि बंदा अपनी खुशी से आ रहा है। ये चैप्टर 3 ने नहीं बताया, चैप्टर 4 बताता है। फ्री कॉन्सेंट इज चैप्टर 4। मैं यहाँ साथ लिखता जाता हूँ। फ्री कॉन्सेंट चैप्टर 4। नीचे क्या पॉइंट है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये है वो बातें। तो कॉम्पिटेंट वाला पॉइंट हमें दिया चैप्टर 3 ने। आगे क्या? लॉफुल कंसिडरेशन। ये तो पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 3 में। कंसिडरेशन याद आ गया? अदले का बदला याद आ गया? अदले का बदला। लॉफुल
ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। चैप्टर नंबर कौन सा था, याद करें। ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट ना हो, किसी को धोखा ना दिया जा रहा हो, याद करें। ये स्लाइड याद है। फ्रॉडुलेंट ना हो, फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, कोर्ट ने इमोरल नहीं किया। चैप्टर नंबर 3। अच्छा, उसके बाद 5वां क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ। तो वॉइड ना हो एक्सप्रेसली, ये भी आपको गाइड करता है चैप्टर नंबर 4। तो किताब के मुताबिक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कितने एसेंशियल्स हैं 5, जिसमें से 3 चैप्टर 3 में है और 2 चैप्टर 4 में है। किताब में कौन से 2 कॉन्सेप्ट मिस किए हैं जिनके बिना शुरुआत ही नहीं हो सकती, जो आपने वहां पे मिस किए थे, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो वो चैप्टर नंबर कौन सा है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, चैप्टर नंबर 2। तो अब अगर कोई आपसे कहे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, एक वैलिड ऑफर, उसके अगेंस्ट एक वैलिड कंसिडरेशन। नहीं, ऑफर के बाद क्या होती है, एक्सेप्टेंस, उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसके बाद पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 में और 3 में कुल मिला के 5 बातें हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी और लॉफुल ऑब्जेक्ट। फिर चैप्टर नंबर 4 में जब जाएंगे तो हमें 2 मज़ीद बातें पढ़ने को मिलेंगी, एक फ्री कॉन्सेंट और एक नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ। डन। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को किताब में तो मिस कर दिया, मगर आपने मिस नहीं करना। इसी से हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। खाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ। याद करो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या थी, प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन क्या थी, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड। सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन्फोर्स करेगा जो कि वैलिड, जो कि लीगल होगा। डन। अगर आप शुरू में माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एग्रीमेंट कर लें, या अनसाउंड के साथ कर लें, तो वो वैलिड होता नहीं। वॉइड कौन से वाला, एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि ऐसा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि शुरू से ही क्या है, वॉइड है। जिस दिन ये क्रिएट हुआ था उसी दिन से ये क्या है, वॉइड। ये है वॉइड एब इनिशियो, जिस दिन से ये बना है उसी दिन से ये क्या है, वॉइड। जिस दिन से ये बना है उसी दिन से वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। ये कहलाता है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क समझ आ गया। वॉइड एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही वॉइड है, डे 1 से ही क्या है, वॉइड। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं, शुरू में वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, सब्सिक्वेंटली बाद में जाके कुछ ऐसा हो जाए कि अब वो वैलिड से वॉइड हो जाए। जिस तरह कल जो हमने बात की थी, एट वॉर, पाकिस्तान के साथ अगर कोई मुल्क है और जंग लग गई है, मगर जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पे कोई मसला नहीं था,
उस टाइम पे ये लीगली इन्फोर्सेबल था। मगर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, बेशक अगले ही दिन क्यों ना हो, जिस टाइम बन रहा था उस वक्त नहीं, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता सब्सिक्वेंटली, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फ़र्क हमेशा ज़हन में रखना है बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। ये 3 डेफिनेशंस हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड था जिस टाइम पे ये फॉर्मेशन में था, उस टाइम पे ये वॉइड नहीं था, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। इन तीनों को एक सिंगल एग्जांपल में करते हैं। आप और ये कैंटीन वाले भाई, आपने कैंटीन वाले भाई से कहा कि 10 रुपये लो, मुझे लेस दे दो। 10 रुपये दिए, लेस मिल गई, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लीगली इन्फोर्सेबल। आपने कहा ये 10 रुपये लो, मुझे चरस दे दो, ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि चरस बेचना डे 1 से ही क्या है? बैन है, मना है। तो ये वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। जिस टाइम पे आप फॉर्मेशन कर रहे हो, जिस टाइम पे उससे बात कर रहे हो, उसी टाइम से ये क्या है? ये वॉइड। आपने इन भाई से कहा कि मुझे पेप्सी दे दो, 50 रुपये लो, पेप्सी ले लो। पेप्सी जिस टाइम पे आपने एग्रीमेंट किया था उस टाइम पे तो वैलिड थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। ये वॉइड एग्रीमेंट में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम पे ये लीगल थी, उस टाइम पे ये वैलिड थी, उस टाइम पे इसमें कोई मसला नहीं था। मगर सब्सिक्वेंटली बाद में इसको हमें वॉइड करना पड़ा, क्योंकि इट वॉज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। 3 बातें बोलेंगे तूने। चौथी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ना ये वैलिड है और ना ये वॉइड है, ये बीच में कहीं फंसा हुआ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ लिख ले चैप्टर 4। चैप्टर 4 सारा का सारा वॉइडेबल पे ही है। चैप्टर 4 वॉइडेबल, तो ये अभी नहीं करेंगे, चैप्टर 4 में जाएंगे तो उसके ऊपर बात होगी। डन। चैप्टर 3 अगर आपके पास पुरानी किताब है तो उसके एंड में एक टॉपिक आ रहा होगा, टॉपिक का नाम होगा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल। उसको होल्ड करें अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। उसके साथ लिख लें टू बी कवर्ड आफ्टर चैप्टर 6, या उसके आगे लिख लें टू बी कवर्ड आफ्टर चैप्टर 7 and 6। टू बी कवर्ड आफ्टर चैप्टर 7 and 6। टू बी कवर्ड आफ्टर चैप्टर 7 and 6। तो चैप्टर 3 में से हमने 3-4 बातें कैरी फॉरवर्ड की हैं, एक एक करके बताएंगे मुझे। पहली तो हमने ये कैरी फॉरवर्ड की है 7 और 6 के बाद, मगर शायद नई किताब में ज़रूरत ना पड़े क्योंकि यहाँ पे वो मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा हमने अभी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को शिफ्ट किया है, चैप्टर नंबर 4 में फेंका है, और माइनर में 2 बातें थी, एक रूल ऑफ एस्टॉपल और एक रैटिफिकेशन। एक रूल ऑफ एस्टॉपल और एक रैटिफिकेशन, वो हमने चैप्टर नंबर 13 में फेंकी थी कि ये दोनों को सब वहाँ पर जाकर स्टडी करेंगे, एस्टॉपल और कौन सा? रैटिफिकेशन। एस्टॉपल और रैटिफिकेशन। इसके अलावा हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया। अब आए इसके सवालों को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। अगेन हमारा वही रूल कि 24 की अटेम्प्ट को इग्नोर करेंगे, उसके अलावा ऑटम 9 से लेकर ऑटम 23 तक। और ये सारे सवाल कौन से हैं? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के। अभी इसमें कोई सवाल कंसिडरेशन का नहीं होगा, उसको अलग करेंगे।
कहता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी, और जिसके पास दिमाग कौन सा वाला हो, साउंड। लिस्ट करें वो इंसान जो कि ये होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या मांग रहा है आपसे? जो साउंड माइंडेड भी हैं, जो एज ऑफ मेजॉरिटी भी रखते हैं, मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे कौन से हजरात होते हैं? पर्सन्स जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली क्या किया है, डिस्क्वालीफाई। तो आपने और कुछ नहीं लिखना, आपने ये लिस्ट उठा के लिख देनी है। कौन सी? सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन सॉवरन्स या एम्बेसडर्स, a convict while under imprisonment or a person declared as insolvent। ये सारे मेजर हैं और सारे के सारे साउंड माइंडेड हैं, अक्लो शऊर रखते हैं, मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो 4 नंबर के लिए आपने 4 बातें लिख देनी है। टाइप 1 सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। ऑन 4 मार्च आलिया एग्रीड टू सेल हर ancestral jewels to Salma at a discounted price. However, on the next day when Salma came to take the delivery, आलिया के भाई ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इन ज्यूल्स की डिलीवरी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि आलिया को हमने मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया है और उसके किए हुए तमाम एग्रीमेंट्स को हम वैलिड नहीं मानते। बताएं क्या आलिया का भाई जस्टिफाई है या नहीं है? सोच के जवाब दें। 3 नंबर है और हमने 3 नंबर हासिल करने हैं सवाल में से। कौन से 3 बातें आएंगी इसमें? देखा जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब वो साउंड माइंड थी, सर अगर वो तब साउंड माइंड थी तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा। अच्छा ठीक है, और कुछ और बात ज़हन में आए? वो दूसरे में फ़ाल कर रही, लुनेटिक में या क्या सवाल ने ये क्लियर किया कि ये ल्यूनेटिक है, ड्रंकन है, इडियट है, स्पेसिफिक पर्सन है? सवाल ने कुछ नहीं बताया। सवाल ने बस ये कहा है कि अगले दिन उसको मेंटल हॉस्पिटल में जमा करा दिया। जी सर, तो फिर तो वैलिड है। तो देखो अगले दिन कराया ना, नेक्स्ट डे करवाया। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा एक दिन पहले, उस टाइम पे जब सलमा आई होगी आलिया के पास, तो देखा जाए तो इसके भाई को उस वक्त रोकना चाहिए था। ये कब रोक रहा है? अगले दिन। तो मेरा ख्याल से ये जाना चाहिए ल्यूनेटिक में, जो कभी कभी ठीक है और मैक्सिमम टाइम्स पे क्या है, पागल। चूंकि सवाल क्लियर नहीं है तो आपको पूरी राम कहानी लिखनी पड़ेगी, पूरी ये दास्तान लिखनी पड़ेगी। अब नंबर बेशक 3 है, तो आप लिखेंगे कि अगर तो ये शुरू से ही इडियट है, शुरू से ही स्पेसिफिक पर्सन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 100% क्या है, वॉइड। यानी कि वॉइड कौन से वाला? एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। अगर ल्यूनेटिक का केस हो तो इसमें क्या होगा? जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ पर देखा जाएगा कि उस टाइम पे उसकी कंडीशन कैसी थी, वो स्टेबल थी या नहीं। तो अगर स्टेबल थी तो ओके है, और अगर स्टेबल नहीं थी तो वॉइड। और आगे क्या है? ड्रंकन या डिलीरियस फ्रॉम फीवर। अब कहाँ पे लेके गए हैं? मेंटल हॉस्पिटल। तो शराब नोशी करके मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाते, और ना ही तेज़ बुखार में लेके जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। या वो इडियट होगी या वो लुनेटिक होगी। तो इस पॉइंट को इग्नोर करते हुए आपने इन 2 पॉइंट्स तक रहते हुए इसका आंसर ड्राफ्ट निकालना।
और साबित कौन करेगा कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम पे वो पागल थी? उसका भाई। और ये कौन साबित करेगा कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम पे वो ठीक थी? सलमा। तो दोनों को साबित करना पड़ेगा। सवाल पढ़े, ऑटम 22 का सवाल है। रहीम खान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी आईटी की फर्म चलाता है। ही एंगेजेस मैनी फ्रीलांसर्स। मोबाइल टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट रहीम को एक आप जैसा प्यारा सा बच्चा मिला, उसका नाम क्या था? उसामा, विद स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। उसने उसामा के साथ कोलैबोरेट किया और दोनों ने मिल के फ़रा को एक प्रपोज़ल भेजा। फ़रा को अच्छा लगा और उसने कहा कि ठीक है, मुझे मेरी वेबसाइट, बुटीक के लिए वेबसाइट बना दो जिसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगी? 5 लाख। दोनों एग्री भी हो गए। रहीम और उसामा ने झूठ बोला था फ़रा से कि उसामा 18 साल का है। इसका मतलब है कि उसामा कौन है फिर? माइनर। रहीम कौन है? मेजर। तो कल को अगर फ़रा के लिए दोनों काम ना करें ठीक से तो फ़रा किससे इन्फोर्स करवा सकती है? रहीम से। ये तो हो गया एक एंगल। ये क्या लिखा हुआ? लाइड टू फ़रा। इसका मतलब है कि उसामा ने खुद को प्रेजेंट भी तो किया था कि वो मेजर है। अभी जो आप लोगों ने बात बताई है वो तो ये थी कि जब मेजर और माइनर मिलके करें तो हम किसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं? मेजर के अगेंस्ट। मगर ये पॉइंट भी तो है कि जब एक माइनर अपने आप को गलत बयानी करके फ्रॉडुलेंट तरीके से रिप्रेजेंट करे कि वो कौन है? मेजर, तो लॉ क्या कहेगा किसकी गलती थी? फ़रा की, कि उसने सही से उसको जज नहीं किया। वो कभी भी माइनर की गलती को साबित नहीं करते। तो दोनों बातें लिखेंगे। 4 नंबर के लिए 2 बातें आएंगी। पहली बात कौन सी? कि वो किसके अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकती है? सिर्फ और सिर्फ रहीम के अगेंस्ट, बीइंग दैट मेजर। दूसरा, चूंकि उसामा ने झूठ बोला था तो फ़रा की जिम्मेदारी थी कि वो चेक करती कि वाकई में ये बंदा मेजर है या नहीं। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की। 23 तक यही 3 सवाल है जो कि किस टॉपिक से आए हैं? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। पहला सवाल देखें। कहता है वो सर्कमस्टांसेस बता दें जहां पे एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती और ये वैलिड और बाइंडिंग है। कौन सा ऐसा? नेचुरल लव, गिफ्ट, टाइम बार, डेट और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। वो 4 बातें। वो चारों बातों को आपने 7 नंबर के लिए एक्सप्लेन कर देना। पार्ट बी देखें, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्प्रिंग 10, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? ये कब वॉइड होता है? State the circumstances under which the objects of an agreement shall be considered illegal। एक बात पूछ रहा है, 2 या 3? इस सवाल में कितनी बातें पूछ रहा है? 3। पहली क्या है? What is an agreement? डिफाइन कर देंगे चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। When is an agreement considered to be void? तो किसकी डेफिनेशन मांग रहा है? वॉइड एग्रीमेंट की। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। स्टेट द सर्कमस्टांसेस जहां पे ऑब्जेक्ट इलीगल माना जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये स्लाइड, जहां पे ऑब्जेक्ट क्या था? इलीगल था। कब? जब ये फ्रॉडुलेंट है, जब फॉरबिडन बाय लॉ है, इनअप्रोप्रिएट है, किसी की प्रॉपर्टी को ख़राब कर रही है, कोर्ट ने उसको इमोरल करार दे दिया है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ये लिस्ट आपने उठा के यहाँ पे मेंशन कर देनी। प्योर रट्टे वाला सवाल। अच्छा जी, ये सवाल देखें, ए वाला।
और मुझे आपने बताना टॉपिक कौन सा। टॉपिक बता दें। क्या सवाल माइनर का है? नहीं। क्या सवाल ऑफर का है? नहीं। क्या सवाल एक्सेप्टेंस का है? नहीं। क्या सवाल ऑब्जेक्ट का है, लीगैलिटी का है? नहीं। क्या सवाल कंसिडरेशन का है? यस। अच्छा, उसमें भी किसका, कि कंसिडरेशन मेरी एडिक्वेट है या नहीं। ए को पैसों की जरूरत थी और उसने ऑफर की कि मैं अपनी बाइक बेचता हूं फॉर ₹50,000 टू बी। बी ने 10,000 रुपये के एवज इसकी बाइक खरीदने की हामी भरी। ऑफर कितने की थी? 50। दोबारा पढ़ें। A was badly in need of money and offered to sell his motorcycle worth ₹50,000 to B for ₹, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 थी। उसने B को खुद से ऑफर किया है कि वो कितने की बेचना चाहता है, 10 रुपए की। B ने एक्सेप्ट कर ली ये ऑफर। क्या A को किसी ने फोर्स किया था कि तुम अपनी 50 की चीज 10 में बेचो? नहीं। क्या ए ने अपनी रजामंदी से दी ये चीज? बी एक्सेप्टेड द ऑफर, बट बिफोर द मोटरसाइकिल डिलीवर्ड ए ने 35,000 के बदले किसी और को बेच दी। क्या ए में और बी में ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था? हो गया था, मगर बाद में क्या हुआ, ए ने किसी और को महंगे दाम में बेच दी। A refused to carry out the contract with B। उसने कहा कि चूंकि तुमने पैसे थोड़े दिए थे, consideration was inadequate, तो मैं तुम्हें क्यों बेचता? क्या A liable है for damages? Yes, A liable है क्योंकि पीछे कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपये वाला बन चुका था, उसने वो तोड़ा है और आगे बेचा है। बहाना वो ये दे रहा है कि तुमने जो मुझे पैसे कोट किए थे वो कम थे, तो भाई उसी वक्त बताता। उससे कौन सा जोर ज़बरदस्ती से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाया था? उसकी रजामंदी थी, उसकी फ्री कॉन्सेंट थी। उसकी क्या थी? फ्री कॉन्सेंट थी। नीचे आए। तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज वट एवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल। क्या चीज़ मिसिंग है? सर्टन और डेफिनेट। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? सर्टन और डेफिनेट। उसने कहा जो मर्जी पसंद आएगा, जितने मर्जी पैसे देने होंगे दे देना। तो जब पैसे दिए तो वो बंदा क्या था? डिससेटिस्फाइड, उसको समझ नहीं आई पैसों की, कहता कम पैसे। एक्सप्लेन करें, क्या दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो एक बंदा दूसरे पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। शाजिया प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू हर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फी फॉर 3 years। शाजिया ने कहा कि मैं अपने भाई को लाख रुपया दूंगी। क्या उसका भाई कुछ कर रहा है उसके लिए? नहीं। कंसिडरेशन 1 साइड जा रही है, 2 साइड जा रही है? 1 साइड जा रही है। गिफ्ट है या नेचुरल लव है? गिफ्ट है या नेचुरल लव है? ये दोनों है। जहाँ पे क्लियर ना हो वहाँ पे आप दोनों के मुताबिक आंसर देंगे। ये गिफ्ट भी है और ये नेचुरल लव भी है। सर इसमें उसका आगे बताना भी है कि नेचुरल लव में रिटर्न होना चाहिए। वो सारी बात करेंगे। 3 नंबर है। आप उसने कहा कंडीशंस बताएं जिससे ये फुलफिल हो सकता है, तो वो कंडीशंस बताएंगे। इन फरवरी रहील प्रॉमिस टू पे 3 लाख टू समीर against a debt of 5 लाख which was due for payment in March 10। टॉपिक कौन सा? टाइम बार डेट। एक डेट कितने का था? 5 लाख का। वापस नहीं आ रहे थे पैसे। कस्टमर ने
एक ऑफ़र दी, उसने कहा यार 5 लाख की बजाय ना मैं तुम्हें 3 लाख रुपये देता हूँ, मुझे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो। जो डेट तुम्हारा पुराना 5 लाख का फंसा हुआ है, जो तुमने लॉस बुक किया होगा 5 लाख का, तुम एक काम करो, वो लॉस ना बुक करो, मैं तुम्हें 3 लाख रुपये देता हूँ, तुम्हारा लॉस कम हो जाएगा। तो ये किस वक्त इन्फोर्सेबल होगा? जब रिटर्न हो, साइंड हो और रजिस्टर्ड अंडर लॉ, तब जाके हम इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के ज़िम्मे में लेके जाएंगे। ये सवाल पढ़िएगा इकराम वाला। पढ़ लिया या अभी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है ये सवाल आपसे? सवाल को ब्रेक डाउन करें, क्या मांग रहा है सवाल आपसे? टॉपिक कौन सा है? कैसे साबित करें? सर ये उसके ग्रैंडफादर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको घर लेके देंगे, और जब उसने दादे ने कहा था कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो इन रिटर्न क्या उसकी पोती उसके लिए कुछ कर रही है? नहीं। जब पोती ने दादे को कहा कि दादाजी पैसे दे दें, दादे ने कहा भाग जाओ। नदीम रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। उस पे पोती ने केस कर दिया दादे पे। ऐसे लोग भी होते हैं। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रॉमिस। अब बताएं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिस पे उसको पैसे रिकवर होते? ये तो वर्बल हुआ हुआ, ज़बानी हुआ हुआ। गिफ्ट हो या नेचुरल लव हो, जो कंडीशंस कॉमन थी वो कौन सी थी? इन राइटिंग और रजिस्टर्ड अंडर लॉ। तो अगर तो मिसेस इकराम ने दादाजी से ये जो प्रॉमिस किया था ये इन राइटिंग में ले लिया था और लॉ में क्या करवा दिया था? रजिस्टर्ड, तब तो ये पैसे पे किए जाएंगे, अदरवाइज ये पैसे पे नहीं होंगे। अब 4 नंबर के लिए आई कैब ने इसको गिफ्ट में भी रखा हुआ है और आई कैब ने इसको नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी रखा हुआ है। तो आई कैब ने दोनों तरह से इसका आंसर बनाया हुआ। मगर नेचुरल लव में एक कंडीशन एक्स्ट्रा थी कि पार्टीज के दरमियान वाकई में नेचुरल लव और अफेक्शन होना चाहिए, जो कि गिफ्ट में नहीं। गिफ्ट में वो पक्की वाली शर्त नहीं है, गिफ्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सवाल पढ़े और पढ़ के मुस्कुरा दें। सेम। मजे की बात नंबर भी सेम है, उससे मजे की बात सवाल नंबर भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3B और क्वेश्चन नंबर 3B। बस ये कब आया था? 16 में। तो आई कैब ने 3 साल का वेट किया, 17, 18 और 19। तब उसको लगा कि बच्चे जो इस में बैठे हुए थे वो पास कर गए होंगे, तो उसने फिर से वही सवाल उठा के डाल दिया। तो आपने भी वेट करना है पिछले 3 साल के पुराने पेपर्स का। हाँ, लव अफेक्शन में कैसे आएगा? दादे की पोती है। नहीं, नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा? हाँ अंकल है ना? हाँ, तो चाचा है। चाचू में प्यार नहीं होता? हाँ जी, 2 रटे, दोनों एक जैसे हैं। Circumstances in which an agreement without consideration is considered to be a, हाँ जी, कौन से हैं?
नेचुरल लव, गिफ्ट, टाइम बार्ड और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ऊपर वाला भी सेम है। सदकल्लाहुल अज़ीम। चैप्टर 3 खत्म होता। मंडे को टेस्ट लाजमी तैयार करके आइएगा। किसका है? चैप्टर नंबर सिर्फ 2 का। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।